प्लान सी बना है, आसिफ जरदारी इसके पीछे है, करप्शन का पैसा इसके पास बेतहाशा है। सिंध हुकूमत से ये बकायदा सिंध से जो पैसा लूटता है वो या इलेक्शन के ऊपर लगा देता है या सेनेट के इलेक्शन में एमपीज को खरीदने पे लगा देता है। जो भी इलेक्शन आजाद कश्मीर का गिलगित बल्तिस्तान बेतहाशा पैसा फेंकता है क्योंकि चोरी का पैसा है। ये पैसा इसने लगाया है एक दहशतगर्द तंजीम को, इसने पैसा दिया। सहूलतकार इसमें ताकतवर एजेंसी के लोग हैं जो ये मिलके तीन तरफ ये फैसला हुआ है और इन्होंने अगली वारदात करनी है। मैं आज अपनी कौम को बता रहा हूं और मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं जो नाम मैंने दिए हैं वही नाम वो भी आएंगे और आसिफ जरदारी के खिलाफ। तो मैं इसलिए ये कर रहा हूं कि जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। वेलकम टू वी टॉक। नाज़रीन, परवेज़ इलाही साहब की एक वीडियो लीक हमारे सबके सामने है और इस वीडियो लीक में, ऑडियो लीक में माफ़ कीजिएगा, इस ऑडियो लीक में उन्होंने फवाद चौधरी साहब जो हमारे वफाकी वज़ीर हैं उनकी गिरफ्तारी के हवाले से किसी से बात करते हुए उन्होंने एक कमेंट किया, वो भी हमारे सामने है। लेकिन अभी आपने एक वीडियो देखी होगी, इस वीडियो में खान साहब जो है अपनी मामूलन जो वो करते हैं वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब करते हैं और ख़िताब के दौरान वो इंकशाफात की एक टोकरी को खोल कर हमारे सामने पेश करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि वो तमाम तर हक़ाइक़ जो कि सिर्फ वही जानते हैं और वो सब जानते हैं वो हम सबको बताएं। और ये इंकशाफात जो हैं वो मज़ीद जो तवालत पकड़ गए और उन इंकशाफात में माफ़ कीजिएगा क्या एडिशन हुई वो हम आपसे डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। इमरान खान साहब ने क्या कहा? इमरान खान साहब ने मोस्टली जो अपनी गुज़िश्ता तमाम तर ये जो एपिसोड्स हैं, जो वीडियो लिंक खिताब की, वो मज़ीद उन्होंने उसका दायरा कार बढ़ाया। उन्होंने उस प्लान के ऊपर जो जिसके मुताबिक उनके मुताबिक वो उनको कत्ल करने का या उनको असैसिनेट करने का प्लान, ग्रेटर प्लान जिसको वो कंसिडर करते हैं, उनकी हुकूमत गिराए जाने से लेके उनके ऊपर कातलाना हमले से लेकर और अब एक और मोड़ जो उन्होंने पकड़ा है, एक और बात जो उन्होंने जाहिर की है जिसमें जरदारी साहब को उन्होंने बाकायदा नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि जी वो 4 लोग जो मुझे कत्ल करने के प्लान के मास्टरमाइंड्स हैं उनमें से एक जरदारी साहब भी हैं। और जरदारी साहब अगेन उन्होंने वही एक रेटिकल जो है वो रिपीट किया। उन्होंने कहा कि जी वो चोर डाकू लुटेरे हैं और हमें पता है सिंध का पैसा कहाँ इस्तेमाल होता है, सिंध हुकूमत का पैसा कहाँ इस्तेमाल होता है और वो चोरी का पैसा किस तरह लगाते हैं। लेकिन एक और अहम बात जो कि उन्होंने इस वीडियो लिंक के ज़रिए अपने ख़िताब के ज़रिए हम तक पहुँचाई और ये बात अपनी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि वो जरदारी साहब ने उनको कत्ल करने के लिए एक दहशतगर्द तंजीम को पैसा दिया और उस दहशतगर्द तंजीम को पैसा देने के लिए जो पैसा इस्तेमाल हुआ वो जरदारी साहब का चोरी किया हुआ पैसा था। वो सिंध हुकूमत का वो पैसा है जो जरदारी साहब के डिस्पोजल पे है और गालबन वही उसको इस्तेमाल करते हैं। फिर उन्होंने इस चोरी का पैसा अमूमी तौर पे क्या जो हम आम फहम बात करते हैं या जिसको हम सिर्फ एक सतही बात करते हैं, अगर कहा जाए तो गलत ना होगा, जिस तरह ये कहा जाता है कि हमें पता है कि चोर हैं, हमें पता है कि लुटेरे हैं, हमें पता है कि ये पैसा कहाँ से आता है, हमें पता है कि ये पैसे कौन देता है, किसको दिए जाते हैं, कौन लेता है और फिर क्या इस्तेमाल होता है। और इसके बाद जब वो अगली बात करते हैं वो कहते हैं कि जी ये पैसा इस्तेमाल किया गया, सब ने देखा किस तरह इलेक्शंस की कैंपेन्स पे लगाया गया, जो गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शंस हुए उनकी तरफ उनका इशारा था। फिर वो इलेक्शंस जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की वादी में हुए और वहाँ पे जो भी मामलात हुए ये सारा पैसा वहाँ पे भी लगाया गया। उसके साथ साथ उन्होंने जिक्र किया कि सेनेट में सेनेटर्स को खरीदो फरोख्त, उनकी खरीद के लिए भी ये पैसा इस्तेमाल होता है और ये हम सबको पता है, यानी कि खान साहब को पता है कि ये पैसा जो है वो कहाँ से आता है और ये पैसा डिस्पोज ऑफ कैसे किया जाता है, ये तंजीमें कौन सी हैं और ये दहशतगर्द तंजीम क्या है और इसका ताना बाना उन्होंने जरदारी साहब से जोड़ा। इससे पहले उन 4 लोगों की वो अगर हम जिक्र करें, उनको अगर एक्सप्लेन करें अपने नाज़रीन के लिए, तो उन चारों में से जो 2 नाम जो बड़े प्रोमिनेंट हैं माफ़ कीजिएगा, उनमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का नाम जो है वो सर फहरिस्त है, जो खान साहब लेते हैं उस ग्रेटर प्लान के हवाले से जो उनके मास्टरमाइंड में से जो उनको कत्ल करने का प्लान बनाए हुए हैं, उनको माइनस करने का प्लान बनाए हुए हैं इस सियासी मंजरनामे से भी और इस कुल कायनात से भी। तो ये तो खान साहब का एक रेटिकल है माफ़ कीजिएगा। उसके साथ साथ उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब का भी नाम जो है ले रखा है,
कई अपने वीडियो लिंक खिताब के ज़रिए उन्होंने ये बावर कराने की कोशिश की है कि वो तमाम लोग जो मुझे कत्ल करने की साजिश में मुलविस हैं, उनके मास्टरमाइंड्स में से वो वज़ीर आज़म साहब नंबर 1, उसके बाद हमारे वज़ीर दाखिला साहब जो हैं नंबर 2 हैं। अब उन्होंने जरदारी साहब का भी नाम लिया और उन्होंने नाम लेकर कहा कि ये पैसा जो इस्तेमाल किया जाता है वो जरदारी साहब खुसूसी तौर पर अपनी सरबराही में और अपने तमाम तर विजिलेंस में वो इस्तेमाल करते हैं, और कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं ये भी उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से हमें बताने की कोशिश की। अब इस चूरन को ख़रीदने वाले और इस चूरन को मज़ीद बेचने वाले भी मौजूद हैं, और ये बातें करने वाले भी मौजूद हैं कि खान साहब हमेशा वो बात अचानक नमूदार होकर वीडियो लिंक के ज़रिए हमारे तमाम तर नाजरीन को अचानक जो है वो अचंभे की सूरत में मुब्तला कर देते हैं, और ऐसा लगता है कि शायद खान साहब के पास वो एक्चुअल डिटेल्स हैं जो कहीं किसी और दुनिया का हिस्सा हैं, और हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तानी हैं, और ये पाकिस्तानी और पाकिस्तान में रहने वाले इन तमाम तर हक़ाइक़ से बाखबर नहीं बेखबर हैं, और कोई उनका ताल्लुक़ नहीं है उन हक़ाइक़ से जो इस वक्त पाकिस्तानी आम अवाम यानी कि पाकिस्तानी शहरी जो अमूमी तौर पे पाकिस्तान के अवाम कंसिडर होते हैं, नॉट दी एलीट्स, वो उनके मसाइल क्या हैं खान साहब शायद ज़ाहिर है वो इससे मुश्किल से ही समझ पाएंगे कि पाकिस्तान के मसाइल मुआशी तौर पे क्या हैं, माशरती तौर पे क्या हैं, समाजी तौर पर क्या हैं। ये बातें जो खान साहब करते हैं वो रिलेटेड होती हैं उनकी अपनी ज़ात से, उसके बाद उनकी अपनी कुर्सी और इक़्तिदार की उस जंग से, और उन तमाम तर लोगों से जो इस इक़्तिदार की जंग में उनके सपोर्टिव रोल प्लेयर्स हैं। अब ये मामलात कहाँ और किस तरह रुकेंगे, कब तक ये मामला चलेगा, ये एक क्वेश्चन है, क्योंकि इन तमाम तर बातों में अभी फवाद चौधरी साहब का भी जो गिरफ्तारी का एक अमल जो हुआ, उसके बाद अब तक की क्या जो पेशरफ्त हुई ये भी हमारे सामने है। इलेक्शन कमीशन जो है उनकी मुद्दत में जो है एक मुकदमा दर्ज किया गया, FIR दर्ज की गई, जिसके ऊपर पुलिस जो है वो हरकत में आई, उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, फिर उसके बाद उनको चलान करके उनको अदालत में पेश किया गया। उसके बाद अब उनका 2 रोज़ा जुडिशल रिमांड जो है वो भी देकर उनको अडयाला जेल में मुंतकिल कर दिया गया। अब ये वो बातें हैं जो फवाद चौधरी साहब के अलावा और दीगर रहनुमा भी कर चुके हैं PTI के, जिनमें इमरान खान साहब सर फहरिस्त हैं। अगर ये गिरफ्त जो है जो कानूनी गिरफ्त है, कानून के आइन के एन मुताबिक जो एक गिरफ्तारी अमल में लाई गई, अगर ये वो मामलात हैं जो जिसके ऊपर एक शख्स को गिरफ्तार किया जाता है, जैसे फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तारी उनकी अमल में लाई गई, इससे पहले आज़म खान सवाती साहब हमारे सामने हैं, उनके साथ भी उनकी ही बयानात के ऊपर हरकत में आकर इस तमाम तर मामलात के ऊपर जो है जो भी विजिलेंस रखते हैं, जो लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, उन्होंने उस गिरफ्तारी को भी हमने देखा कि अमल में लाए। लेकिन खान साहब की वो जो ये तमाम नैरेटिव है, इसको बिल्ड करने में, इसको स्टैब्लिश करने में और इसको जारी रखने में, इसको चलते रहने देने में, ये क्यों सवाल नहीं पैदा होता कि ये तमाम तर बातें खान साहब ने नहीं की? क्या ये वो बातें नहीं है जो यहीं से जो है ट्रिकल डाउन इफेक्ट के ज़रिए जो कि ऊपर से एक लड़ी शुरू होती है और वो उनकी Tier 1, Tier 2 और Tier 3 एंड देन ऑनवर्ड्स जो ग्रास रूट लेवल पे या फिर जो कारकुनान हैं या फिर उनके जो वोटर्स हैं, वो यही तमाम बातें करते नज़र आते हैं। अगर हम बात करें कि हम अपने माशरे की बात करें, हम अपने गली मोहल्लों की बात करें, हम अपनी बैठकों की बात करें और हम दीगर और पब्लिक स्पीचेस की बात करें, पब्लिक प्लेसेस की बात करें, तो यही वो बातें हैं जो हम सुनते हैं, जो कि खान साहब के नैरेटिव को फॉलो करने वाले लोग हैं। लेकिन क्या हक़ाइक़ हैं, इन तमाम तर बातों पे बात हम गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ वारिस रज़ा साहब मौजूद हैं। सर, आई वेलकम यू टू द शो। थैंक यू। अच्छा सर, अभी एक बड़ी अहम, आपने जिस तरह आपने भी वीडियो लिंक खिताब देखा होगा खान साहब की, एक तवील जो उनकी एक सीरीज़ चल रही है, जो एक नई एपिसोड रिलीज़ हुई है, उसमें उन्होंने इंकशाफात किए हैं जरदारी साहब के, आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि मुबैना तौर पर जरदारी साहब उस लिस्ट में हैं, उन 4 लोगों में से एक शख्स वो भी है जो उनको मास्टर प्लान है जिनका, उनको असैसिनेट करने का खान साहब को। और इससे बढ़कर ये कि उन्होंने सिंध हुकूमत का पैसा और अपना चोरी किया हुआ पैसा, जो बकौल उनके मुबैना तौर पर चोरी किया हुआ पैसा, जिसकी ट्रेल तो अब तक नहीं मिली, ना ही किसी अदालत में उन्होंने अभी तक साबित किया, चाहे उनकी गवर्नमेंट भी रही, पैसा इस्तेमाल करके उन्होंने असैसिनेट करने का प्लान बनाया और दहशतगर्द तंजीम को पैसे दिए। सर, आप क्या समझते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं इस बयान को?
देखिए, इसमें राहिल सूरत हाल ये है कि जो आज इमरान खान का जो मैंने पूरा खिताब सुना, उसमें इमरान खान एक वाकईतन डेस्परेट किस्म की पर्सनालिटी मुझे नजर आई। और उसकी वजूहत ये है कि उन्होंने जो है वो आज एक, यानी डे बाय डे अगर आप उनके इल्जामात की सीरीज को देखें तो वो डे बाय डे जो है वो अपने जहनी इख्तरा के तौर पर नामों का एडिशन उसमें करते चले जाते हैं। यानी कहीं भी आपको 8 से 9 माह पहले जो है वो मोहसिन नकवी साहब का किसी भी साजिश के हवाले से कोई आपको नाम नजर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मोहसिन नकवी साहब यानी गोया के वजीर आला पंजाब हुए तो उन्होंने फौरन कहना शुरू कर दिया कि वो सबसे बड़ा पीटीआई का दुश्मन है और वो मुझे हटाने में या मेरे रिजीम को चेंज करने में उसका ही बड़ा किरदार है। जबकि इससे पहले वो अमेरिका का नाम ले चुके हैं, इससे पहले वो एस्टेब्लिशमेंट का नाम ले चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये डे बाय डे जो उनके अंदर ये चेंज आ रही है, और आज तो उन्होंने एक अजीब इंकशाफ किया कि प्लान 1 और प्लान 2 जो है, गोया कि वो ये बात करना चाह रहे थे या बताना चाह रहे थे कि प्लान 1, प्लान ए या प्लान बी जो है सर, वो मेरी महारत। उन्होंने प्लान सी का जिक्र किया है, यानी कि थर्ड प्लान ए बी तो उन्होंने पहले बता दिया, प्लान सी का जिक्र किया उन्होंने। मैं यही बात कर रहा हूं कि प्लान सी में अब वो जरदारी साहब को लेके आए। तो ये जरदारी साहब को लेकर आने का जो प्लान सी है और जो इल्जामात लगाने की ये जो तवातुर के साथ जो इनकी सीरीज है, ये समझ में आता है कि मैं एक तवील अरसे से आपके प्रोग्राम्स के तवस्सुस से नाज़रीन को ये बताना चाह रहा हूं कि he is not a political person, he is just an playboy। और प्लेबॉय और शोबिज का जो फर्द होता है वो ये इल्जामात के तहत और लेकिन माजरत के साथ वारिस साहब, क्योंकि बेशक आपने जो उनको कहा कि वो प्ले बॉय या जो भी आप उनको कह रहे हैं, आप उनको उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे एक टेन्योर के लिए वजीर आज़म रहे और अब बकौल उनके वो अपने तहीं इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मशहूर और सबसे बड़े लीडर हैं। नहीं तो सदर तो डोनाल्ड ट्रंप भी रहा और वजीर आजम जो है ना मोदी भी रहे। तो सूरत बात ये नहीं है कि कोई भी जो है ना प्ले बॉय या कोई भी जो है अदाकार, जो रोनाल्ड रेगन भी वजीर आजम रहे, वो सदर रहे अमेरिका के, जो कि बहुत बड़े हॉलीवुड के अदाकार थे। बात ये है कि रोनाल्ड रेगन के जमाने में और ये आपके ट्रंप के जमाने में वह अमेरिका की किसात बाजारी, अमेरिका की इकोनॉमिकल सूरत हाल, अमेरिका की सियासी सूरत हाल का इम्पैक्ट क्या आया अमेरिका पर? ये इम्पैक्ट आया कि अमेरिका जो है वो दुनिया की सुपर ताकत होने के बावजूद इक्तिसादी बहरान का शिकार हो गया, और आज अमेरिका दुनिया का बहुत बड़ा इक्तिसादी बहरान का एक शिकार मुल्क है, जिसका के जो है वो खमियाजा आज भुगत रहे हैं। और आज वो अमेरिका अपनी सुपर पावर होने के नाते पर जो है वो मुख्तलिफ मंडियों की तरफ रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तो सूरत मैं बताना ये चाह रहा हूँ, मेरी दलील ये है कि ये बात कि अगर कोई वजीर आजम बन जाए तो वो बहुत आकिल है, बालिग है, अक्लमंद है, ये दलील नहीं है। दलील ये है कि उसके इक़दामात क्या है, वो समाज को दे क्या रहा है, और वो समाज में कितना पैनिक फैला रहा है या समाज को संजीदगी की तरफ ले जा रहा है। तो अगर कोई जो दोस्त हैं, चाहे आप ही हो, मुझे ये बता दीजिए कि 4 साल के दौर में इमरान खान ने समाजी सूरत हाल में, पॉलिटिकल सूरत हाल में, मुआशी सूरत हाल में पैनिक फैलाया है या कि किसी संजीदा रवैये की तरफ वो जाते हुए नजर आए? ये मेरा एक सवाल है किसी से भी, तो इसका जवाब आपको नफी में मिलेगा। अब सूरत हाल ये है कि देखिए, इस वक्त डेस्परेट मूव में
और मैंने ये कॉलम में भी अपने लिखा था, और शायद कि आपकी तरफ भेजा भी था मैंने। जी जी। मैं ये कह चुका हूं, ये मैं पहले कह चुका हूं 1 माह पहले, कि ये असेंबलियां जब तहरीर करेंगे, असेंबली तहरीर करना जो है ना, एक बाकायदा मनसूबाबंदी किसी और की थी कि इनको इस नहज पर लाया जाए कि ये असेंबलियां तहरीर करें, और उस नहज, उस फंदे में आप आ गए, उस जाल में आप आ गए, उस ट्रैप में आप आ गए, आपने असेंबलियां तहरीर कर दी। अब जब आपने असेंबलियां तहरीर कर दी, यानी आप आज ये सूरत हाल है कि एक तो जरदारी साहब की तरफ इन्होंने इशारा किया, दूसरा बड़ा अहम बात, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला पर भी आज उनको शक है। जी आज उन पर उन्होंने एतराज उठाया है कि वो जी भी जी। दुरुस्त नहीं है, यानी वो 2 दिन 3 दिन पहले दुरुस्त थे, लेकिन वो आज दुरुस्त नहीं है। तो मैं इस वजह से ये कह रहा हूं कि ये डेस्परेट जो सिचुएशन है, ये जब इख्तिदार से आदमी हटता है और इख्तिदार की बैसाखियों से मैं जो उसको जब नहीं मिलती, तो वो इस किस्म के डिस्प्रेशन में आता है। ठीक। तो खान साहब को संजीदगी के साथ बैठकर, अपने जो भी मशीर हैं उनके साथ बैठकर एक नशिस्त करनी चाहिए, और यकीनन उनके ऊपर एक जाहिर दबाव भी होगा, सियासी दबाव भी है और खौफ का दबाव भी है। कहते तो रहते हैं कि मैं जो है वो खौफ में मुब्तला होने वाला आदमी नहीं हूं, या मैं डरने वाला आदमी नहीं हूं। तो भाई, जब आप डरने वाले आदमी नहीं है, तो जमान पाक पर आपने लोगों की ड्यूटियां क्यों लगा रखी हैं, या लोगों को बुलाते क्यों हैं? तो ये खुद एक खौफ की अलामत है। तो मैं ये समझता हूँ कि जी जी खान साहब इस तरह मूड में है, और डिस्पैट मूड में जो है वो एक कम से कम सियासतदान नहीं होता। सियासतदान बहुत संजीदा होता है, काम, क्वाइट एंड कूल होता है। ठीक। अच्छा, इसमें क्योंकि आपने जिक्र किया कि सियासतदान जो है, उनका जो कैरेक्टर है, सियासतदानों के हवाले से उनकी बसीरत और उनका विजन जो है, साथ साथ उनकी मामला फहमी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो कलीदी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें खान साहब की जो है बकौल उनके, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो पाकिस्तान को पाकिस्तान से ज़्यादा और दुनिया को दुनिया से ज़्यादा और जोग्राफिया को जोग्राफिया से ज़्यादा जानते हैं, और वो ये क्लेम करते हैं कि शायद दुनिया की तारीख में इतना अक्लमंद लीडर और ऐसा सुपरलेटिव लीडर जो है वो कभी शायद पैदा नहीं हुआ, और गालिबन आने वाला वक्त भी जो है इससे महरूम ही रहेगा। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो अभी इस वक्त जो उन्होंने डायरेक्ट एक और अपनी तोपों का रुख एक तरफ से दूसरी तरफ टिल्ट किया, और पहले क्योंकि जाहिर है वो पहले नून लीग की लीडरशिप को, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी शामिल हैं, जिसमें वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब भी शामिल हैं, उनको और दीगर और रहनुमाओं को पहले तो वो अपनी डायरेक्ट तोपों का निशाना बनाकर उनके कत्ल के इल्ज़ाम में मुबैना तौर पर उसमें मूरद इल्ज़ाम ठहराते रहे। लेकिन क्या अब जरदारी साहब को भी उन्होंने इंक्लूड किया है? अब वो बाकी तमाम PDM जमातों को क्या वो उसी तरफ जा रहे हैं कि बाकी अभी उससे पहले वो क्या कहते रहे हैं, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के जो लीडर हैं फजलुर रहमान साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनके बारे में वो क्या कहते हैं, उनको किस लक़ब से अलकाब से और किस तरह उनको आवाज़ देते हैं, उनको किस तरह मुखातिब करते हैं, ये भी हमारे सामने है। तो अब जरदारी साहब क्योंकि ज़ाहिर है एक सियासी तौर पे मैच्योर सियासत के हवाले से मशहूर हैं, और उन्होंने माजी में इस चीज़ का हवाला भी बड़े आसानी से, बड़ी एक्सप्रेशन भी दिया। तो आप क्या समझते हैं, क्या रद्द अमल होगा? क्योंकि उन्हें सिंध हुकूमत को भी डायरेक्ट इन्वॉल्व किया कि सिंध हुकूमत का पैसा जरदारी साहब ने इस्तेमाल किया, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या इस वक्त इसके ऊपर से क्या रिस्पॉन्स क्या आएगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत सियासत, बहुत संजीदा जो है वो फहम और फरासत का खेल है। मैं ये समझता हूं कि इमरान खान को, मेरा जाती तौर से मशवरा ये है कि वो काम एंड क्वाइट होकर, और ये जो इल्जामात की सियासत है इससे बराए मेहरबानी वो किनारा कशी इख्तियार करें। इससे असल में उनकी ताकत नहीं, उनकी कमजोरी आया होती है। अगर वो ये समझ रहे हैं कि इल्जामात लगाने से और वो फहम हासिल कर रहे हैं, और फहम हासिल करने के बाद जो है वो कुछ लोगों में या चंद सर्किल्स में या सोशल मीडिया के सर्किल्स में मशहूर होकर नारेबाजी लगाकर जो है वो अपने जो है ना पॉपुलैरिटी को बढ़ा रहे हैं, तो मैं ये समझता हूं कि ये एक संजीदा जो है फिक्र नहीं है, संजीदा सोच नहीं है। देखिए,
मैं ये समझता हूं कि पंजाब की पॉलिटिक्स में ये इमरान खान के जहन में ये बात क्यों नहीं आती कि मुस्तकबिल का इत्तेहादी जो है वो उनका पीपल्स पार्टी भी तो हो सकता है। जब मुस्तकबिल का इत्तेहादी पीपल्स पार्टी हो सकती है, या मुस्तकबिल के इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान उनके हो सकते हैं या नहीं हो सकते। लेकिन सर माजरत के साथ पीटीआई और ख़ासतौर पे खान साहब ने तो ये मुस्तकबिल के हवाले से क्या माजी में भी क्योंकि मिसालें हैं, उन्होंने अपने दरवाजे जो हैं तमाम तर पार्टीज़ के लिए बंद कर रखे हैं। वो सबको चोर गर्दानते हैं, सबको लुटेरा और डाकू कहते हैं, माँ सिवाय काफ लीग के। बाकी सब ने रिस्पॉन्ड भी किया, जिस तरह सईद गनी साहब ने जो इस वक्त जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं कराची में और सिंध में, उसके बाद उन्होंने कहा कि तमाम तर पार्टी से जो है वो मेयर कराची लाने के लिए जो है वो मशावरत की जाएगी, बातचीत की जाएगी, माँ सिवाय पीटीआई के। तो आप क्या समझते हैं मुस्तकबिल में, आप समझते हैं कि कोई इस किस्म की पेशरफ्त होगी कि पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ इल्हाक करे या पीटीआई नून लीग के साथ इल्हाक करे? नहीं, देखिए ये स्टांस जो आपने बताया ना सईद गनी का, ये तो पीपल्स पार्टी का स्टांस है जी। मैं ये कह रहा हूं कि ये स्टांस पीपल्स पार्टी का इस वक्त का है, यानी 2023 के जनवरी का है। फरवरी में पीपल्स पार्टी का स्टांस जो है ना पॉलिटिकली हो सकता है तो कोई मुख्तलिफ हो। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हमारे खान साहब को इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि ये इल्जामात की सियासत उनके मुस्तकबिल के जो इत्तेहादी बनना भी चाहते हैं वो अपने आप को उनसे महरूम कर रहे हैं या वो दूर कर रहे हैं। और अगर वो दूर नहीं कर रहे और वो इत्तेहादी जिन पर आज वो इल्जाम लगा रहे हैं, जैसे कि चौधरी ज़हूर इलाही, वो चौधरी परवेज इलाही पर उन्होंने डाकू का इल्जाम लगाया लेकिन वो थूक कर चाटा। तो ये थूक कर चाटने वाला जो मसला है सियासत में, ये नहीं होता, बल्कि इसका बेहतरीन नाम जो है तो होता है वो सियासी हिकमत अमली होती है। तो सियासी हिकमत अमली का मुजाहरा करते हुए इल्जामात की सियासत से, इल्जामात लगाने से इमरान खान साहब को बाज रहना चाहिए, इसलिए कि मुस्तकबिल में कोई भी सूरत-ए-हाल डेवलप हो सकती है, कोई भी उनका इत्तेहादी बन सकता है। सर ये तो आपने बड़ी अहम बात की, क्योंकि जमहूरी एक प्रोसेस में, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, क्योंकि तमाम तर पार्टीज़ जो कि जमहूरी पार्टीज़ हैं उनके हवाले से उनका नेचुरल है कि वो आपस में जो इलाक करके गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं या एक म्यूचुअल या एक कंबाइंड जो है अपोजिशन का रोल प्ले करती हैं। माजी में हमने देखा नून लीग ने भी ये रोल प्ले किया और नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर भी मुत्तहिदा अपोजिशन का रोल प्ले किया जब परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, काफ लीग की हुकूमत थी। तो इस हवाले से अगर आप देखें तो अभी मौजूदा जो उनके पंजाब में खुसूसन जो उनके एलाइज़ हैं, परवेज़ इलाही साहब की जो वीडियो और सॉरी माफ़ कीजिएगा ऑडियो लीक हुई, उसके अंदर वो फवाद चौधरी साहब के जो गिरफ्तारी के अमल को किस तरह उन्होंने कहा कि अगर फवाद चौधरी साहब को 5 बजे सुबह उन्होंने गिरफ्तार किया है, अगर महीना पहले कर लेते तो गवर्नमेंट बच जाती, ये असम्बली ना टूटती। तो आप क्या समझते हैं, अंदरूनी तौर पे तो उनके जो एलाइज़ हैं वो भी समझते हैं कि शायद ये एक बहुत बड़ा बर्डन है जो उनके ऊपर पड़ा हुआ है, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है जो पॉलिटिकली बहुत ज़रूरी है, एक बसीरत के साथ साथ एक कंसिस्टेंसी नहीं है। सर अब देखिए, आपने बहुत अहम सवाल किया, अब बड़ा दानिशमंदाना सवाल है। मैं यानी आपके सवाल पर जो है ना, इसलिए मैं दानिशमंदाना कह रहा हूं कि देखिए ये ट्रिकी मामला है। अब परवेज इलाही साहब ने खुलकर जो है ना, यानी फवाद चौधरी की मकसद गोया के जिसको उर्दू में कहते हैं ना कि ऐसी की तैसी कर दी, ठीक है। लेकिन उस ऐसी की तैसी करने के बाद उन्होंने फौरी तौर से उनकी फैमिली को फोन किया, उनसे माजरत की और माजरत करने के बाद कहा कि जनाब मेरी तरफ से जो ये कुछ हुआ है, हो सकता है कि आपको तकलीफ पहुंची हो और मैं आपकी तकलीफ को जो है ना रफा करने के लिए ये टेलीफोन कर रहा हूं। अब आप, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि परवेज इलाही दीगर फोर्सेस को, पॉलिटिकल फोर्सेस को ये बता रहे हैं कि पॉलिटिकली मेरा ये गैप है और इस गैप में आकर मैं आपसे भी कभी बात कर सकता हूं या मैं इमरान खान से अलग हो सकता हूं। ये बात परवेज इलाही की ये जो ट्रिकी बात है, जी। इसको जो है ना अंडरस्टैंड करना चाहिए
ये पॉलिटिकल मूव है। पॉलिटिकल मूव से मुराद ये है कि उन्होंने अपना नुक्ते नजर भी रख दिया फवाद चौधरी के मुतालिक, लेकिन फौरी तौर से ट्रिकी तरीके से जो है ना उन्होंने माजरत भी कर ली कि गोया के राम भी खुश है और मसद साधु भी खुश है, दोनों को खुश करता है। तो ये पॉलिटिकल जो अगर सूरत हाल है और पॉलिटिकल ट्रिक्स जो है वो खान साहब क्यों नहीं सीख पा रहे, वजह क्या है, वो क्यों इतने डिस्परेट हैं? तो देखिए, मैं ये समझता हूं कि उनके डिस्परेट होने की 3-4 वजूहात हैं। एक तो वो खौफ की अलामत बना हुआ है, उनके अंदर का जो खौफ है वो इल्जामात और चीखो पुकार या इल्जामात की सियासत की तरफ उनको जबरदस्ती ले जा रहा है। दूसरा का यह है कि उनके ताल्लुकात का जो महवर है वो बुनियादी तौर से इस्टेब्लिशमेंट है। तो इस्टेब्लिशमेंट जो है ना ताल्लुकात के उस दौराहे पर नहीं आ रही जिस दौराहे पर वो खान साहब लाना चाहते हैं। तीसरा ये है कि खान साहब का चूंकि पॉपुलैरिटी जो है ना डे बाय डे लूज हो रही है, तो लिहाजा वो 3 जो सूरत हाल है, 3 भयानक सूरत हाल है या 3 जो उनके खदशात हैं, उन खदशात के तहत उनके अंदर जो डिस्परेट मूव आ रही है, उस डिस्परेट मूव का शाखसाना है। जिस तरह डेस्परेशन बिल्कुल वो बड़ी अया है और उन्होंने बड़ा कई बार जो है इस डेस्परेशन का जो है इजहार भी किया, मुजाहरा भी किया, जब उन्होंने दीगर अपने वीडियो लिंक खिताबात के जरिए अवाम को ये बताने की कोशिश की कि उनके ऊपर हमला किया गया, उनकी जान को ख़तरा है, और अभी तक वो ख़तरा कायम है, ना सिर्फ कायम है बल्कि उनके मास्टरमाइंड्स के प्लान दिए। अब परवेज़ इलाही साहब के हवाले से भी जो अभी बयान आया है और उन्होंने एक डिसेंडिंग नोट दिया कि अगर ये मामला हो जाता, पहले गिरफ्तारी का मामला पहले तय पा जाता और ये अमल में लाया जाता, तो शायद उनकी पंजाब की असम्बली जो है वो ना टूटती और वो बच जाती। इससे पहले भी खान साहब की पहले उन्होंने तकलीद का जो है वो नारा है बुलंद करते हुए उन्होंने कहा कि जी खान साहब जब हमें इशारा करेंगे हम लब्बैक कहेंगे और हम असम्बली तोड़ देंगे। उसके बाद हमने देखा वो अमल भी लाई, लेकिन इस दौरान भी एक डिसेंडिंग नोट आया परवेज़ इलाही साहब की तरफ से और उन्होंने खान साहब की जो एक खसूसी तौर पर वो जो इदारों और शख्सियात के ऊपर जो बात करते हैं, तो उन्होंने बड़े क्लियरली अपना स्टांस दिया कि खान साहब को अपने मोहसिनों के ऊपर जो है कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। अब ये खान साहब जिन लोगों के जिक्र कर रहे हैं, आप परवेज़ इलाही साहब का जिस तरफ इशारा है, परवेज़ इलाही खुद भी क्योंकि खान साहब के इलाही हैं तो वो भी तो उनके मोहसिन हैं, तो वो अपने मोहसिनों के साथ वो क्या सलूक करते हैं ये उन्हें भी बड़े अच्छे से पता है। तो आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में कोई भी पार्टी ऐसी पार्टी के लीडर को या ऐसे सियासी रहनुमा को किस कदर संजीदा ले सकता है टू फॉर्म अ गवर्नमेंट? देखिए, इसमें बहुत अहम बात आपने की और बड़ा अच्छा इसको नरेट किया। मैं ये समझता हूं कि अगर परवेज़ इलाही का अगर आप इस मूव का, यानी 2 मूव हैं परवेज़ इलाही की, एक मूव ये है कि उन्होंने कहा कि जनाब जब आप हुक्म करेंगे मैं आपका खादिम और मैं असेंबली डिसॉल्व कर दूंगा। दूसरा मूव उनकी यह है कि वो किसी फोर्सेस को, किसी कुव्वत को ये वाज़े तौर से कल के मैसेज में जिस पर उन्होंने फवाद चौधरी पर जो है ना तनकीद की है, उस मैसेज में वो उन कुव्वतों को जो कि असेंबली तहलील करने के खिलाफ कुव्वतें थी, ताकतवर कुव्वतें, उनको अपनी मजलूमियत का मैसेज भी दे रहे हैं कि जनाब देखिए मैं तो नहीं था, मैं बिल्कुल राजी नहीं था, मैं राजी आखिर वक्त तक नहीं था, लेकिन ये शख्स जो है इसने इस मूव को जो है ना वो ओके कराया और इमरान खान ने मुझे मजबूर किया। गोया के परवेज़ इलाही ने अपने आप को पॉलिटिकली जो है वो डैमेज होने से बचाया है। बिल्कुल ठीक है सर, आपने बड़ा बेहतर एक एंडिंग नोट दिया क्योंकि हमारा प्रोग्राम का वक्त अनफॉर्चुनेटली जो है वो अपने ख़त्म की तरफ जा रहा है। आपने बड़ा एक अच्छा टेक होम नोट जो दिया है वो ये है कि सियासी तौर पे जाहिर है परवेज़ इलाही साहब ने बड़ी एक अक्लमंदी का मुजाहरा, दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए अपना डिसेंडिंग नोट भी जो है वो मोर देन वंस दिया। उसके बाद फिर खान साहब ने यके बाद दीगर अपने पैंतरे बदले और उसके बाद परवेज़ इलाही साहब ने गुज़िश्ता रोज़ जो बात की, अब उसके बाद फिर वो बात करके फवाद चौधरी साहब की फैमिली को जो है उन्होंने कहा कि अगर मेरी किसी बात से दिल आज़ारी हुई है आपकी तो मैं माजरत खाऊँ।
तो ये तो वो सियासी बसीरत या वो विजन नज़र आता है या वो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नज़र आती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नाज़रीन, हमारे जो मेन स्ट्रीम लीडर जो कि अपने आप को एक सुपरलेटिव लीडर कंसिडर करते हैं और यही बताते हैं कि उनसे बढ़ के शायद पाकिस्तान में ऐसी लीडरशिप हमें ना मिली ना मिल सकेगी। तो मेरा ख्याल है कि हम मेरे तज्ज़िये के, मेरे अंदाज़े के मुताबिक और मेरी राय के मुताबिक ये तमाम तर चीज़ें, ये हक़ाइक़ हैं जो कि हमें अपने तमाम तर बायस के से कतई नज़र इस पे ज़रूर एक नज़र डालने की ज़रूरत है कि सियासी तौर पे जो वोटर है अगर वो मैच्योर हो जाए और अपना जो हक है यानी कि वोटिंग का हक, वो हक जो कि आपको पाकिस्तान का आइन और कानून जो है वो फराहम करता है, अगर हम उसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से करें, उन तमाम, ना सिर्फ पीटीआई, मैं बाकी तमाम पार्टीज़ के हवाले से भी सेम यही बात करता आया हूँ और आज भी यही बात कर रहा हूँ कि चाहे वो लीडरशिप हो एक पार्टी की, चाहे दूसरी की या दीगर जमातों की, जब तक पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम प्रायोरिटाइज नहीं किए जाएंगे तो यही मामलात होंगे जो शख्सी बुनियाद पे फिरेंगे और किसी के इक़्तिदार और किसी की कुर्सी से हटा दिए जाने के ऊपर मंडलाते नजर आएंगे, या वापस इक़्तिदार में राह बनाने का जो मामला है वो हमारे सामने पेश किया जाएगा शायद, और वो इस तरह पेश किया जाएगा कि पाकिस्तान की बका जो है वो इसी पे जो है मुनहसर है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी आंखें और अपने दिमाग को जो है ओपनली जो है ये सोचने पे आमादा करें और इन हक़ाइक़ के तनाजुर में, इन हक़ाइक़ की रोशनी में आमादा रखिए कि आप अपने वोट के ज़रिए ये जो असल तब्दीली है वो ला सकते हैं। किसी की खुद साख्ता, बताई हुई, बनाई हुई, घड़ी हुई तब्दीली जो है वो इम्पोज की जा सकती है, लेकिन अंदर से तब्दीली या हकीकी तब्दीली तभी आती है जब आप और मैं, हम अपने हक़ाइक़ के ऊपर पेश करते हुए, हक़ाइक़ के ऊपर नज़र रखते हुए अपना डिसीजन लें, वो है वोट का डिसीजन। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।